अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। यकीनन तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज की सुबह का आगाज़ भी आपका अच्छा हुआ होगा। सच सवेरा की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं हुमा काशिफ और मैं हूं अनम सिराज आपके साथ। और यकीनन आप जानते ही हैं कि हम मंडे टू फ्राइडे आपके साथ मौजूद होते हैं सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। इसके अलावा एक ज़बरदस्त रेसिपी आपको सिखाते हैं, साथ साथ ये बताते चलें कि सच सवेरा का फ़ैन पेज जो कि फेसबुक पर मौजूद है, इट इज़ www.facebook.com/सवेरा। इसके अलावा सोया सुप्रीम की वेबसाइट है विच इज़ www.soyasupreme.com.pk एंड सोया सुप्रीम का फ़ैन पेज जहाँ पे आप अपने रेसिपीज़ और कमेंट सजेशंस दे सकते हैं विच इज़ www.facebook.com/soyasupreme। यकीनन आज भी हम बहुत सारी ज़बरदस्त बातें करेंगे और आपको अलग अलग गेस्ट से मिलवाएंगे। और इसके अलावा बताते चलें कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0213227136 पे। और साथ साथ हमारे अभी आज के जो फर्स्ट गेस्ट हैं ज्वाइन किया, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनसे इंसान यकीनन बचना चाहे तो बच सकता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अनजाने में हो जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आप इतनी बीमारियों में घिर जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ इसी हवाले से है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में होती हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। उस वक्त आप बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन बाद में जब कुछ टाइम गुजरता है तो आपको एहसास होता है ठीक है जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो आपसे ये पूछना है कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? अगर करते हैं तो 0213227136 पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं। और आज के जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं वो डॉक्टर तारिक आज़म है, जो कि काफ़ी अरसे से तकरीबन 11 साल से इस फील्ड में है। लोगों की जो है खिदमत अपने सर्व कर रहे हैं उनको और साथ साथ उनकी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारा सेगमेंट है सवेरा और सेहत। वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सच सवेरा। हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जो कि सवेरा और सेहत। और जैसे मैंने आपको बताया हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक आज़म ने, जो कि काफ़ी अरसे से इस फील्ड में। उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे सेहत के हवाले से, दिल की बीमारियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक ठाक खैरियत से हैं? सुबह अच्छी हुई आपके? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। हमेशा सुबह अच्छी आती है। माशाल्लाह आप हमारे साथ इतने टाइम से आ भी रहे हैं यहाँ पे और लोगों को बहुत सारी बातें भी बताई आप लोगों ने, आपने। लेकिन आज कुछ नया बताइएगा। अच्छा, हार्ट के हवाले से। आप और नया पूछे, मैं नया बताऊंगा। लेकिन पहले मेरा क्वेश्चन है, नई बातें भी हम करेंगे सर। बीमारी कोई भी हो, दिल की बीमारी, इसका नाम सुनते ही ना लगता है कि दिल बंद हो गया इंसान का, ठीक है ना? और स्पेशली बहुत सारे बच्चे भी हैं जो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और यंग एज में अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो ज़्यादा होता है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि दिल की बीमारियों की आम वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, दिल की बीमारी ऐसी है कि वो किसी भी एज में हो सकती है। एक दिन का बच्चा हो, एक घंटे का बच्चा हो, और बल्कि बहुत सी ऐसी दिल की बीमारियां हैं जो कि मदर के वूम के अंदर डायग्नोज हो जाती हैं पहले से। अच्छा। जी हाँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रोबेबली वो लोग आजकल जो है वो इलाज भी अंदर ही कोशिश कर रहे हैं कि माँ के वूम के अंदर ही इलाज हो जाए। बहुत माइनर डिजीज अगर हो तो ऐसा हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल की बीमारी जो है वो किसी भी एज में हो सकती है, राइट बिफोर यू आर बोर्न टू एज ऑफ 90 और 100। तो ये क्या और वजह इनिशियली ऑपरेशन ये होते थे कि जो दिल की बीमारी के जैसे बाईपास सर्जरी है, जब शुरू हुई थी 70 हुई तो काफ़ी पहले शुरू थी, बट रेगुलर जब से हुई है तकरीबन 75 के बाद से हुई है। तो ये कहा जाता था कि 70 साल की उम्र से ज़्यादा का अगर मरीज़ हो तो ये एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन थी ऑपरेशन की, कि ऑपरेशन ना करो इस एज में क्योंकि अपनी ज़िंदगी जी लिया है और बेसिकली 70 साल के बाद डेंजरस हो जाता है। बट अब वो सारी इंडिकेशंस ख़त्म हो गई हैं। अब 100 साल की उम्र में भी सर्जरी होती है। इनफैक्ट मैंने अभी तकरीबन 1 महीना पहले एक 88 ईयर ओल्ड फीमेल पे ऑपरेशन किया है जिसके ट्रिपल बाईपास किया है। और उससे कुछ दिन पहले एक 86 ईयर ओल्ड मेल पे बाईपास किया है। वेरी हेल्दी, वेरी स्प्राइटली, और माशाल्लाह से दे डिड वेरी वेल। तो बीमारी जो है बेसिकली किसी सर इसकी रीज़न या अलामात क्या होती हैं दिल की बीमारियों की? डिपेंड करता है कि दिल की कौन सी बीमारी है। हर बीमारी के डिफरेंट अलामात होते हैं और बेसिकली तशखीस जो है वो अलामात से ही होती है। तो जो कॉमनेस्ट बीमारी है वो एंजाइना की बीमारी है दिल की,
और उसमें ये होता है कि दिल की जो खून की नालियाँ, क्योंकि दिल एक पंप है और उसको फ्यूल चाहिए चलने के लिए, सही। वो फ्यूल जो है वो दिल की खून की नालियों के थ्रू आता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जो ब्लड मिलता है वो नशोनुमा दिल को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से दिल धड़कता है। तो सर पहले तो कहते थे लोगों को इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं होती थी हार्ट की, या जो अब इतने डिजीजेस कॉमन होते जा रहे हैं जो कि कभी सुने भी नहीं गए थे। जी जी। तो इसकी खास इतनी इंक्रीजमेंट की वजह क्या है? इतना इसका स्केल क्यों बढ़ता जा रहा है हार्ट अटैक्स का? खास तौर पे जवानों में भी ये हो गया है बहुत ज़्यादा कॉमन, और बूढ़ों के तो खैर अब तो हर कोई हार्ट अटैक से ही ज़्यादातर मर रहा होता बिल्कुल। पहले दो वजूह आते हैं जी। पहले हेल्दी लिविंग होती थी, गांव में रहते थे लोग, चलते फिरते थे, दिन भर एक्सरसाइज होती थी, खेती बाड़ी होती थी, अच्छा खाते थे, अनएडल्ट्रेटेड फूड होता था, ठीक है ना, और एक्सरसाइज वाज वेरी कॉमन। ठीक है, सिटी लाइफ की ये बीमारियां हैं, जब से लोग शहरों में आए हैं, अर्बनाइजेशन हुई है, तो ये बीमारियां बढ़ी हैं। सही। ये तो पहली बात है। अच्छा, बीमारियां क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि लाइफ बिजी हो गई है। सही। आदमी काम पे जाता है, काम से आता है, इतना थका हुआ होता है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है लाइफ इतनी बिजी है, दिन भर शहरों में फिरता रहता है, धुआं खाता है, डीजल का धुआं खाता है, एडल्ट्रेटेड फूड्स खाता है, अनहेल्दी फूड्स खाता है, जैसे चिकन ब्रोस्ट जाके दोपहर में उन्होंने लंच कर लिया, जो कि पता नहीं किस तरह के गलीज तेल में तैयार हुआ है, आपको तो नहीं पता किस तरह का तेल डाला हुआ है। कमर्शियल लोग हैं, ऑब्वियसली दे ट्राई टू मेक एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल। तो वो जो आपको खाना जो मिलता है बेसिकली दैट इज वेरी अडल्ट्रेटेड। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइन टू ब्रिंग डाउन लाइफ ऑफ द पेशेंट। सर यही नंबर वन। ठीक है। अच्छा, आप नहीं मैं यही पूछ रही थी कि लाइफ स्टाइल का हमारा कितना हाथ है अपनी दिल की बीमारियों के होने में, जिसमें स्मोकिंग बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे बताएं स्मोकिंग का क्या मेजर नुकसान है? जो लोग स्मोकिंग करते हैं अक्सर, जितने भी लड़के हैं, अब तो लड़कियां भी करने लगी हैं, तो उसका नुकसान क्या है दिल के लिए? अच्छा, ये भी मैं बताता हूँ। स्मोकिंग जो है बेसिकली दिल की खून की नालियों में स्पैज़म प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, और डिजीज को एक्सेलरेट करती है, ब्लड प्रेशर एक्सेलरेट करती है। जब ब्लड प्रेशर आदमी का बढ़ता है तो जो दिल की खून की नाली की जो वॉल की थिकनेस है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब वो बढ़ती है तो जो नॉर्मली ये होता है कि वॉल की थिकनेस जो है, जब ब्लड किसी को चाहिए होता है ऑर्गन को, तो खून की नाली जो है वो खुल जाती है और एडिशनल ब्लड फ्लो देती है। अब अगर खून की नाली की वॉल ही थिक हो गई है तो वो जो रिलैक्सेशन इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो खून की नाली भी पतली हो जाती है, कम ब्लड जाता है, दिल को नशोनुमा कम मिलती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, दिल जो है वो लंग्स के साथ बहुत इजीली रिलेटेड, क्योंकि साथ साथ ये नेबरिंग ऑर्गन्स हैं बेसिकली। तो जो आदमी सिगरेट स्मोक लेता है वो लंग्स में भी जाके प्रॉब्लम्स करता है। जो खून की नाली दिल की जो प्रॉब्लम की है वही लंग की खून की नालियों में प्रॉब्लम करती है। तो जो लंग्स का जो प्रेशर है जो कि बहुत कम रहता है, तकरीबन आप समझ लें कि 15 से लेके 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक रहता है, वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। ठीक है, जो बॉडी का प्रेशर है वो तो 80 से लेके 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बट लंग में बहुत कम प्रेशर होता है। तो जब आदमी बहुत सिगरेट पीता है तो ये लंग के प्रेशर भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और इसके असरात जो हैं वो जाके दिल के ऊपर होते हैं। अच्छा सर, एक बात मुझे पूछनी थी कि हार्ट में जैसे नॉर्मली पीपल हैव थिक ब्लड एंड सम पीपल हैव थिन ब्लड, यानी वो पतला होता है खून, तो इसमें क्या अच्छा क्या है? थिक ब्लड होना कोई प्रॉब्लम है या थिन ब्लड? जितना ब्लड थिन होगा उतना माइक्रो वैस्कुलेचर से उसका सर्कुलेशन अच्छा होगा। अच्छा। पतला खून है, खून की नाली पतली है, अगर पतला है तो आराम से चला जाएगा, और अगर गाढ़ा खून है तो वो इतने आराम से नहीं जा सकेगा। तो बेसिकली बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें आपको खून पतला रखना होता है, और कुछ उसमें आपको नॉर्मली आपको खून रखना पड़ता है, आपको पतला करने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें क्या, अगर जिनके थिकनेस हो ब्लड में तो वो क्या करें ऐसा? कुछ उनको करना नहीं चाहिए, ऐसे कोई मतलब नॉर्मल अगर आदमी है तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अगर आपको दिल की बीमारी है, फॉर एग्जांपल एंजाइना है आपको, या वैल्व्स की बीमारी है और आपके अंदर आर्टिफिशियल वैल्व लगा हुआ है, तो फिर आपको खून पतला रखना पड़ेगा। इनके अलग अलग दवाएं हैं, बीमारी के हिसाब से दवाएं हैं खून को पतला करने की। एंजाइना की बीमारी में एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स के लिए हम दवाएं देते हैं, जो कि मेनली एस्प्रिन है, और एस्प्रिन के फॉर्म से क्लोपिडोग्रेल है और दवाई यूज की जाती है। तो ये दो दवाएं देते हैं जो कि प्लेटलेट फंक्शन, बॉडी की ब्लड में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्लेटलेट्स,
रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो जो प्लेटलेट फंक्शन है वो ब्लड में स्टिकीनेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो एस्पिरिन अगर लो डोज में ली जाए तो वो इस स्टिकीनेस को कम कर देती है सर बेसिकली। दिल की बीमारियों में आप बताएगा कि वेट का बढ़ जाना स्पेशली और ग़िज़ा, ये दोनों चीज़ें कितनी मैटर करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना वेट बहुत बढ़ा लिया है, तो क्या वेट का बढ़ना भी दिल की बीमारी का सबब है? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत एसेंशियल है कि आदमी अपना वेट अपना स्ट्रिक्ट डाइट पैटर्न पे रखे, ठीक है। जो चार्ट्स हैं, डाइटरी चार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 3 फ्रेम्स होते हैं, स्मॉल फ्रेम, मीडियम फ्रेम एंड हैवी फ्रेम, ठीक है। उसके हिसाब से चार्ट्स अकॉर्डिंग टू योर एज एंड योर हाइट चार्ट्स दी हुई हैं। तो इट इज़ एसेंशियल दैट यू कीप योर वेट इन बिटवीन योर आइडियल वेट, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर वेट आपका बढ़ता है तो उससे डायबिटीज़ होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वेट, नो एक्सरसाइज, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर हार्ट डिजीज। सर एक आइडियल वेट कितना होना चाहिए? डिपेंड करता है कि बच्चा है, बड़ा है, औरत है, मर्द है, हाइट पे भी डिपेंड करता है। 5'7" पे कितना होना चाहिए? 5'7" की हाइट की अगर खातून हैं तो उनका वेट अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझ लें, क्योंकि ये तो बहुत वाइड एक सवाल है बेसिकली, उनका वेट तकरीबन 5 to 10 किलोज लेस देन अ मेल होना चाहिए फॉर अ हाइट ऑफ 5'7", ठीक है। तो इफ यू आर अ फीमेल योर वेट शुड बी अबाउट 10 किलोज लेस देन अ मेल फॉर द सेम हाइट। सही। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह इंग्लैंड से पढ़ाई की, वहाँ पे आपने सर्जरी प्रैक्टिसेस की और बहुत सारा वहाँ पे आपने अपना टाइम दिया, लेकिन अब जो अपकमिंग हमारी जनरेशन है उनको इतना मौका नहीं मिल रहा वहाँ जाके प्रैक्टिस करने का, तो वहाँ पे उस चीज़ को वो लोग क्या ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? जो लोग वहाँ जा चुके हैं वो स्टडी कर रहे हैं वो, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है? पहले हमारे ज़माने में ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती थी। जब हम जाते थे हमें अच्छी जॉब्स मिलती थी, चॉइसेस जॉब्स मिलती थी और प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती थी एक पर्टिकुलर फील्ड में। अब लॉज चेंज हो गए हैं और फॉर एग्जांपल यूरोपियन लॉज आ गए हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड वालों को उनके होम ऑफिसर्स ने कहा हुआ है कि पहले आप अपने लोगों का वो करेंगे, जो कि ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनको आप ट्रेन करेंगे, फिर उसके बाद चूंकि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में आ गए हैं ये लोग, तो उसके बाद यूरोपियन कम्युनिटी वाले चाहे उनको अंग्रेजी बोलनी आती हो या नहीं आती हो, उनको ट्रेन करना है। दे हैव अ प्रायोरिटी, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी में हम लोग आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। तो हम लोग जब जाते हैं तो हमें वो आजकल अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब ये हो गई है कि अगर आप प्रॉपर जॉब्स, रिकग्नाइज जॉब्स नहीं करेंगे तो आप एग्जामिनेशन के लिए नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो हमने जो अपने ज़माने में FRCS कर लिया, अब FRCS करना इज नियरली इम्पॉसिबल। तो वो जो ट्रेनिंग है, अच्छा दूसरी चीज़ है, दूसरा रास्ता है अमेरिका जाने का। जो लोग, ये देखा गया है नॉर्मली कि जो लोग इंग्लैंड जाते हैं वो लोग वापस आने का उनमें अवसर ज्यादा होता है, ठीक है। जो अमेरिका जाते हैं वो तो फिर अमेरिकन होकर रह जाते हैं और बहुत कम परसेंटेज ऑफ रिटर्निंग डॉक्टर्स इज वेरी लो फ्रॉम अमेरिका कंपेयर टू दैट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। आपकी बातों का सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल वक्त है प्रोग्राम में ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, इट्स सवेरा, मैं नाम और हम आपके साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे हार्ट के हवाले से, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। लेकिन इससे पहले बताते चलें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0213227136 पे। और इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब से बातों का सिलसिला भी कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इंग्लैंड जो चले जाते हैं लोग वो बहुत वो तो आ जाते हैं वापस, उनकी वापसी मुमकिन है, लेकिन अमेरिका जाने वाले लोग वापस नहीं आते। इसकी क्या खास वजह है? उनको वहाँ फैसिलिटीज ज़्यादा अवेलेबल होती हैं या वो वहीं उनको नेशनैलिटी मिलने में आसानी होती है? नेशनैलिटी मिलने में आसानी तो अब तकरीबन बराबरी मुश्किलात हैं, आसानी तो कहीं पे भी नहीं है। बट ये है कि वो वहाँ पे जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका अगर अब्जॉर्ब कर ली जाए, क्योंकि जब आप अमेरिका जाते हैं तो आप एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हैं। जब आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो यू आर एट पार विद द अमेरिकन डॉक्टर। अच्छा, ठीक है। और अमेरिका जो है वो बराबरी के स्टेट है बेसिकली। तो जब आप सब बराबर हो गए तो आपको ट्रेनिंग उसमें अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वहाँ पे यूरोपियन लॉज नहीं है कि आपको बाकी यूरोपियन कंट्रीज से लेने। तो जब आपको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और आपकी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है तो
नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि प्रोग्रेशन में आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी, सही। और एक दफ़ा आपको जॉब मिल गई और आप सेटल होना शुरू हो गए, देन व्हाई शुड यू लीव एंड गो बैक टू समवेयर वेयर यू विल बी अनसेटल्ड। ठीक है सर, अमेरिका में अगर किसी के साथ कोई दिल का प्रॉब्लम होता है उसके फ़ौरन वो एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, उसका क्या रीज़न है? फ़ौरन नहीं होता, फौरी तौर पे नहीं होता, ऐसा क्या वजूहत? नहीं, यहाँ पे भी होता है, अब होना शुरू हो गया। अब हुआ है स्टार्ट जी, में। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात, सॉरी बीच में रह गई थी, वो जी, मैं इसको ज़रा continue कंप्लीट करना करें। चाह रहा हूँ। वो ये बात हुई थी कि पहले जो है मतलब दिल की बीमारियां कम होती थी और अब बढ़ गई हैं। तो उसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तशख़ीस अच्छी नहीं थी, ठीक है। ठीक है, डॉक्टर्स के अप्रोच नहीं कर पाते, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, और लोग जो गांव के थे वो किसी भी वजह से भी मर जाएं तो लोग बस ये कहते थे कि उनकी डेथ हो गई, बट ये नहीं पता चलता था कि क्या पता उनके दिल की बीमारी से डेथ हुई। अब तशख़ीस अच्छी हो गई है, डायग्नोसिस अच्छी हो गई है, शहरों में लोग आते हैं अपनी डायग्नोसिस के लिए, और यहाँ पे जब डायग्नोसिस हो जाती है तो इलाज भी हो जाता है। तो ये दूसरी बात थी जो मैं करना चाह रहा था। आपने क्या सवाल जी, किया? दूसरा मैंने कहा था एंजियोप्लास्टी के हवाले से। एंजियोप्लास्टी भी यहाँ पे अब धड़ाधड़ हो रही है माशाल्लाह से। हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो काफ़ी एंजियोप्लास्टीज कर रहे हैं। यहाँ पे और बाहर के ममालिक में फ़र्क ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पे करती है आपके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। इंग्लैंड और यूरोप जो हैं उनमें दे आर बेसिकली वेलफेयर स्टेट्स। तो मरीज़ अगर चला जाए और उसका फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, ही विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग। सर, ठीक लेकिन है, लोगों उसको के पता ज़हनों भी नहीं में चलेगा उसकी हेल्थ पे कितना खर्चा हो गया है। सही। लोगों के जहनों में इस कॉन्सेप्ट भी है, वो डरते हैं ना एंजियोप्लास्टी करवाते हुए, वहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये चीज़। जी, तो लोग क्यों डरते हैं, किस चीज़ का खौफ होता है उनको? दिल की किसी भी ट्रीटमेंट कराने से आदमी वो तो डरेगा। हर अगर किसी को मुझे कोई पता चले ऑपरेशन कि मेरा कराने से ऑपरेशन होने वाला है ऑपरेशन तो का या मैं भी गोली का तो नाम ही ऐसा है कि सुन जी। लिया तो उसको डर लगता है। बिल्कुल। तो उसकी रीजंस खैर तो क्या है? एंजियोप्लास्टीज में असल में ये होता है बेसिकली कि जो खून की आर्टरी जो नैरो हो गई है या जो तंग हो गई है, जिसकी वजह से दिल को कम खून मिल रहा है, उसको खोला जाता है और उसमें स्टेंट एक लगा दिया जाता है। Right. अब ये स्टेंट जो है ये मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है, और अब ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स आए हैं कुछ, जो कि ऐसी दवाएं देते हैं जिनकी वजह से ये स्टेंट बंद ना हो, क्योंकि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है कि जब वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि कोई भी फॉरेन चीज मेरे अंदर लगी हुई है तो वो उसके ऊपर हमला करती है। अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, अल्लाह मियां ने इस तरह बनाया है। तो अब बेसिकली अगर स्टेंट आपने लगा दिया और अगर वो बंद हो गया तो फिर उसने तो कुछ नहीं किया। तो अब जो नए स्टेंट्स आ रहे हैं वो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स आ रहे हैं, वो ऐसी ड्रग्स उसके अंदर से निकलती रहती हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि वो ड्रग कि वो स्टेंट बंद ना हो। ठीक है। उसके बाद आप खून पतला करने की दवाएं देते हैं, तो खून जब पतला करता है तो उसकी क्लॉटिंग कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, बार-बार उसके चेंज करना जमने पड़ता है इस चीज को। जी स्टैंड्स को बार-बार चेंज करना पड़ता चेंज है। नहीं करना पड़ता, एक दफा आपके लग गया तो लग गया। तो ये तो आप आपने उसको कहा ना निकाल नहीं सर्टेन सकते। टाइम पीरियड के लिए हमारे वो ड्रग्स जो है जी, वो तो वो दे शुरू रहा में है। स्टेंट जो है अगर शुरू बंद होता है तो वो अर्ली स्टेजेस में बंद सही, होता है, सही, एक दफा खुला रहे तो फिर उम्मीद वो होती है कि working करती वो रहेगी। ज्यादा से सर, अभी ज्यादा आप खून को पतला रखें प्रॉपर्ली तो स्टेंट आपका तो इसकी चलता कितनी रहेगा। रिलायबिलिटी है? बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आप कितने स्टेंट्स लगा रहे हैं, Right. जितना ज़्यादा मेटल आपकी बॉडी के अंदर है उतना उसके बंद होने का ज़्यादा चांस है, ठीक क्योंकि उतने डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्ट करेंगे उसके ऊपर, सर, ठीक है। कितनी परसेंट ब्लॉकेज पे लगाया जाता है स्टेंट? कितनी परसेंट आर्टरी ब्लॉक हो जिस पे स्टेंट लगाया जाता है, ये तकरीबन 60-70% से ज़्यादा अगर नैरो हो आर्टरी तब उसमें स्टेंट बेसिकली अच्छा। लगाया जाता है। अगर 50% से कम डिजीज हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, वो इतने सिम्टम्स कॉज नहीं करती। ओके। सिम्टम्स उस वक्त होते हैं जब 70% से ज्यादा नैरोइंग हो जाए आर्टरी, ठीक है। तब सिम्टम्स होते तो हैं, ये तब उसका इलाज किया इलेक्ट्रिसिटी जाता तो है। नहीं पकड़ते हैं इस तरह से कि ना हम कहीं इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट में उंगली डाल दें तो आपको डायरेक्ट दिल पे करंट लगे, ऐसा तो नहीं है सर? फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, थैंक गॉड। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जितने आप स्टेंट्स ज्यादा डालेंगे उतनी बेसिकली आपकी एक तो कॉस्ट यहाँ पे, क्योंकि वी हैव टू पे इन पाकिस्तान, यू हैव टू पे फॉर योर हेल्थ केयर, सही। ठीक है, तो एक स्टेंट जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का आता है, मेडिकेटेड स्टेंट जो होता है। इंसान बोले जितना छोटा स्टेंट होगा उतना वो ज्यादा चलेगा, अच्छा। क्योंकि मेटल कम होगा, सही। और जितना ज्यादा बड़ा स्टेंट होगा उतना उसके अंदर तो सर ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी जगह पे जहाँ पे वो थोड़े कम रेट्स में अपना इलाज करा सके? ये बहुत मुश्किल है। हमारा जो हॉस्पिटल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस,
हम लोग सब्सिडाइज्ड रेट्स पे ट्रीट कर बेसिकली पेशेंट को ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का अगर दिल का ऑपरेशन है जो कि अगर 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए में हो रहा है, हमारे यहाँ सिर्फ 50,000 रुपए में हो जाता है। ठीक है, फॉर दोज हु कैन पे। फॉर दोज हु कैन नॉट पे वो तकरीबन फ्री में कर देते हैं थ्रू ज़कात फंड्स एंड थ्रू द बैतुल माल फंड्स। सर मुझे बताइएगा भैया, बट ये स्टेंट्स जो हैं ये चूंकि हमें खरीदने पड़ते हैं, ये इनका पे करते हैं, तो इनके लिए भी सब्सिडाइज किया हुआ है, बट इतनी सब्सिडाइजेशन नहीं है जितनी की सर्जरी में की जा सकती है। सर अभी आपने ट्रेनिंग की बात की थी, तो जी ये हाँ। बताइएगा कि हार्ट सर्जन्स की भी ट्रेनिंग होती है? हार्ट सर्जन्स की क्यों ही ट्रेनिंग होती है, बगैर ट्रेनिंग तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट अब चूंकि मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि बात कट गई थी कि अब जब बाहर ट्रेनिंग एक तरह से खत्म हो गई है, तो अब हमें तो अपने जूनियर सर्जन्स को ट्रेन करना है, क्योंकि हम लोग तो हर वक्त नहीं रहेंगे। सो व्हेन वी गो अवे वी नीड न्यू पीपल टू कम अप एंड टेक ओवर द मैटर। ठीक है, ताकि सर्विसेज में ब्रेक ना आए और जो हमारी आवाम है उसको बेस्ट पॉसिबल तो ट्रीटमेंट क्या मिलता हमारे है। यहाँ इतनी फैसिलिटीज हैं अब जो कि जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको उसी तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है जैसा कि आपने बाहर कहीं पढ़ा था जी। या इंग्लैंड में पढ़ा था या स्टेट्स में अगर कोई जाता पढ़ने तो उसको उसी तरह का प्रोटोकॉल मिले या उसी तरह का प्रैक्टिस एनवायरनमेंट मिले? जी, हम लोग तो ट्रेनिंग करते हैं। वी आर ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वी आर अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लेता है और उनको ट्रेन करता है। पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान ठीक है, उनके अंडर होता है बेसिकली। तो वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं उन लोगों को जिन्होंने फेलोशिप कर ली है जनरल सर्जरी में, या जिन्होंने पार्ट 1 ऑफ द फेलोशिप पास कर लिया है, फिर उनको एक इंटरमॉड्यूल का एग्जाम दिलाया जाता है एंड देन दे कम इनटू कार्डियक सर्जरी। अब कार्डियक सर्जरी की जो आप ट्रेनिंग की बात कर रही थी, मिनिमम 6 इयर्स, क्योंकि ये तो दिल का मामला है। अगर आप 99% सही काम कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड इनफ, यू नीड टू बी 100%। जिंदगी जनरल सर्जरी कर रहे हैं, आपने पेट में कुछ जगह गड़बड़ भी कर दी फॉर एग्जांपल, तो आप जाके दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, होती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी, बट नॉर्मली वो आराम से उसको तो फिर उस क्रिटिकल कंडीशन को तो सिर्फ आई थिंक ऑब्जर्व करने के लिए खड़ा करते होंगे, या हो सकता है कि जो उसमें तो स्पेशलिस्ट ही काम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सर आप अपने डेमो के लिए या ऑपरेशन या प्रैक्टिसेस के लिए किसको वो लेकर आते हैं, यानी कोई पेशेंट्स के ऊपर ही करके दिखाते हैं या कोई डेमोन्स्ट्रेशन जब हम होती है? ट्रेनिंग कर रहे थे, जब मैं इंग्लैंड में था, तो जहाँ से मैं हलाल गोश्त लेता था, वो बेचारा ट्रेनिंग के लिए मुझे गाय का दिल दे देता था। अच्छा। और हमारे कुछ बचे हुए जो थ्रेड्स होते हैं आपको ट्रेनिंग इसके लिए, क्या नाम है, एनास्टोमोसिस करने के लिए, वो हॉस्पिटल से मिल जाते थे। एक नीडल होल्डर खरीद लिया था और हम 3-4 पाकिस्तानी रजिस्ट्रार्स, पाकिस्तानी और इंडियन मिल के गाय के दिल के ऊपर ऑपरेशन करते थे और इस तरह सीखते थे। बेसिकली जो भी जितनी भी मेडिसिन की एवोल्यूशन हुई है, एनिमल एक्सपेरिमेंट्स पे हुई है। यू कैन नॉट डायरेक्टली ऑपरेट ऑन ह्यूमंस। ठीक है, दैट इज नॉट मॉरली एंड एथिकली करेक्ट। ठीक है, तो आपको सीखना है एनिमल्स पे एंड देन यू ब्रिंग दैट प्रैक्टिस एंड अप्लाई इट टू ह्यूमंस। आई रिमेम्बर माय टाइम व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई गेस, उस वक्त हमने फ्रॉग का ऑपरेशन किया था और इसमें भी उसका पूरा डाइसेक्शन करने के बाद भी उसका दिल धड़क रहा था। सर मुझे ये बताइएगा कि यंग एज में बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके हवाले से बताइएगा कि वो किस तरह से बच सकते हैं उससे कि यंग एज में कोई मसला ना हो बच्चों के साथ स्पेशली। और दूसरा ये बताइएगा कि ख़वातीन में दिल के दौरे पड़ना कहते हैं कि ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उसके बारे में बताएं। अच्छा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, अब हमें ये बात एज अ फैक्ट हमें पता चल गई है कि दिल की बीमारी जो है ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है और ये बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो जो हमारा मेन मकसद है बेसिकली वो ये है कि दिल की बीमारी को प्रिवेंट किया जाए और आवाम में ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि दिल की बीमारी का जो बेस्ट इलाज है वो ये है कि उसको होने ही ना दो। ठीक है, यू कैन नॉट टोटली प्रिवेंट इट, टोटली प्रिवेंशन नहीं है, बट यू कैन टेक स्टेप्स टू मेक श्योर कि अगर होती है तो वो हल्की किस्म की हो और जितनी लेट हो उतना फिर आपको जिंदगी के लाइफस्टाइल आपको अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी पहली बात यह है कि आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है। ठीक है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके ब्लड शुगर्स जो हैं वो कंट्रोल में होने चाहिए। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, हाइपरटेंसिव का मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई लेनी चाहिए। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग की बात हुई थी, सिगरेट तो बहुत मुज़र है, ना तक सिर्फ फेफड़ों के लिए बल्कि और भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो कि इससे अफेक्ट होते हैं और दिल भी अफेक्ट होता है। तो सिगरेट स्मोकिंग एब्सोल्युटली नो। ठीक है ना।
पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं एक कमरे में बैठा हूँ और मेरा दोस्त अगर सिगरेट पी रहा है तो उसका जो स्मोक वो एक्सेल कर रहा है वो मैं इनहेल कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत मुज़र है। आई थिंक सबसे ज्यादा वही मुझे बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा पैसिव स्मोकिंग का भी सिलसिला हो तो आई थिंक यू शुड जस्ट गेट अप। आप उनको मना करें कि साहब आप स्मोक कर रहे हैं, प्लीज ना करें, और ये आपके लिए भी बुरा है, मेरे लिए भी बुरा है, बट अगर वो इसके बावजूद ना माने तो जस्ट गेट अप एंड वॉक आउट ऑफ द रूम, ठीक है? बिकॉज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कोई और आपका ख्याल नहीं करेगा। सर आपकी बातों को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ फर्स्ट कॉलर है मोहसिन सवाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक सर। मेरी एक बहन है सर, जी जी उसकी पित्ते में जो पथरी है सर, तो उसकी उम्र भी 65 साल है। जी जी। तो वो जो है डॉक्टर लोग उनकी ऑपरेशन नहीं करते सर, तो उसके लिए कोई इलाज तजवीज़ कीजिएगा सर। आप क्या फिर से रिपीट करेंगे, क्या प्रॉब्लम है उनको? पित्ते में मेरी पथरी। एक बहन है, बहन अच्छा उसकी उम्र है 65 साल। अच्छा उसके पित्ते में जो है ना पथरी है, सही ठीक है। है, ओके, तो उस मतलब डॉक्टर लोग ऑपरेशन नहीं करते, कहते हैं कि इसकी उम्र ज्यादा है। ठीक अच्छा है, ठीक है। बहुत तो शुक्रिया उसकी आपके इलाज कॉल का। तजवीज़ कीजिएगा सर कि हम क्या करें उनके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर इसके बारे में अगर आपको अगर कोई सजेशन देना चाहे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली। जी जी। 62 साल होने की अगर ये उम्र इन्होंने बताया, 65 साल, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, बिल्कुल इनकी सर्जरी हो सकती है। डिपेंड करता है ये कहाँ पे रिहाइश इनकी है, ठीक है। अगर किसी रिमोट एरिया में है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो किसी सवाबी बड़े है, सवाबी से कॉल सवाबी में सवाबी में है तो शहर आ जाए, ठीक है, लाहौर चले जाएं, कराची आ जाएं, जो भी उनको आसानी हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कहाँ रह सकते हैं, रिश्तेदार जहाँ पे भी हो, यहाँ पे सर्जरी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम एक है कि शायद इन्होंने प्रोबेबली सही तरह नहीं बता सके हो कि अगर उनको कोई एग्जिस्टेंट दिल की बीमारी है देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, पित्ते में ठीक पथरी है। बताइए। फिर कोई भी सर्जन पित्ते की पथरी नहीं निकालेगा जब तक कि दिल का मामला दुरुस्त ना हो जाए, सही। ठीक है। अगर किसी को 2 डिजीजेस हैं जिनमें से एक दिल की बीमारी है सर और एज एक फैक्टर और तो भी काउंट नहीं डिजीज है, करता इनका जो मसला है उसमें एज का तो प्रॉब्लम नहीं नहीं है अब तो मैंने बताया, अब तो देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एज। Okay. तो तो अगर पहले आप ये अगर इनको इनका फिर- दिल का मामला भी है और पित्ते में पथरी भी है तो वो शहर आए, पहले उनके दिल के मामले का इलाज होगा, और एज सून एज दे आर कंफर्टेबल और स्टेबल फ्रॉम द हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू, देन दे कैन गो अहेड एंड हैव बिल्कुल, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन। मोहसिन साहब आपने सुन ही लिया होगा कि आप अगर शहर आकर आप ऑपरेशन सही डायग्नोस करवा लीजिए कि आपके जो पित्ते का प्रॉब्लम हो हार्ट से रिलेटेड ना हो, तो यकीनन आप यहाँ पे आके चेक करवाइए और आपका ऑपरेशन बिल्कुल, या बहन का ऑपरेशन बिल्कुल हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद बातें करेंगे। हेलो, वेलकम बैक। सच सवेरा में अना मरहुमा आपके साथ मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 021-322-72136 पे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि हमारे दूसरे सेगमेंट का वक्त हो गया है, विच इज़ सवेरा और स्टाइल। वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सच सवेरा, और हमने आपको बताया कि हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जो कि सवेरा और स्टाइल। और स्टाइल में यकीनन बहुत सारी चीज़ें जिसमें खूबसूरती आती है, आपका हेयर स्टाइल आता है, आपकी ब्यूटी आती है, आपकी ड्रेसिंग, आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल सारी चीज़ों पर आज डिस्कशन होने वाला है। हमें जिन्होंने ज्वाइन किया उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं सदफ़ एजाज, जो कि ब्यूटिशन है और साथ साथ 15 साल से इस फील्ड से वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। सुबह अच्छी हुई? जी बहुत अच्छी। बहुत अच्छी हुई, ओके। काफ़ी फ्रेश लग रही है माशाल्लाह। ओह थैंक यू। ओके सदफ़, ये बताइएगा 15 साल से माशाल्लाह ये काम कर रही हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे सोचा मुझे ब्यूटिशियन बनना है? खुद जिन लोगों को अच्छा लगने का शौक होता है ना, तो वो दिल चाहता है कि वो लोगों को भी तैयार करें। राइट, मैं हमेशा से पेंटिंग और ड्राइंग्स इन सब में हमेशा इंटरेस्टेड रही हूँ। अच्छा, ओके। जब मैंने काम नहीं भी सीखा था उस वक्त भी मैं जब अपना हेयर कट कराती थी तो
देख रही होती थी Observation, ऑब्जर्वेशन के अच्छा, मतलब ये ऑब्जर्व बताइए, करने की आदत थी। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जो कि दिल से रिलेटेड हैं, यानी कार्डियोलॉजिस्ट है। तो Okay. ये बताइए ब्यूटी और दिल का क्या कॉम्बिनेशन? देखिए ना, दिल दिल होना चाहिए आपका जब खुश होगा तो ब्यूटी तो चेहरे पे खुद ही आएगी, you know? सही। अगर दिल एक खुश होना नेचुरल चाहिए। ब्यूटी होती है, एक आर्टिफिशियल ब्यूटी, आप क्या प्रेफर करती हैं? ज़ाहिर है नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोर्स। माशाल्लाह आप खुद भी सादा हैं बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब ज्यादा ये नहीं है कि आपने ज्यादा मेकअप कर लिया है तो आप ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। डॉक्टर साहब आप क्या सादगी में prefer मेकअप करती करने में भी, हाँ, Beauty is in the eye of the beholder. That's correct. और इनसे तो जिन्होंने कहा कॉम्बिनेशन क्या है, तो वो तो ये है ना, दिल होना चाहिए जवान, उम्रों में क्या रखा है। ठीक है, तो अगर आपका दिल जवान है तो ऑफ कोर्स आप हर चीज़ करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। नहीं, बट ये बात भी सही है कि आदमी को अपना बेहतर से बेहतर लगने की कोशिश करनी चाहिए। सही। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ब्यूटी को एनहांस करती करती हैं हैं, बेसिकली। तो अगर आप अपनी ब्यूटी को एनहांस करें, प्लास्टिक सर्जरीज भी होती हैं। सही, बिल्कुल। सही। तो और आप ऐसी चीज़ें कर रही हैं जिससे आपकी ब्यूटी एनहांस हो रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी अच्छा, लगने वाली बात है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ब्यूटी की वजह से अगर कभी वो अच्छे नहीं लग रहे होते या अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो डिप्रेशन में चल जाते हैं, आज वो अच्छे नहीं लग रहे। तो आई थिंक अच्छा दिखना मेक्स यू फील गुड। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आप अच्छे लग रहे होते हैं तो जब आप अपने आप से खुद सेटिस्फाई होते हैं तो फिर दूसरा देखने वाले को भी आप अच्छे लग रहे होते हैं। अक्सर बहुत सारी ख़वातीन है ना जो, तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपने आप को तवज्जो देना छोड़ दी है, अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है। बस वो एक रूटीन है उनकी, सुबह उठे, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, स्कूल भेज दिया, दोपहर का खाना बनाया, ट्यूशन भेज दिया, उसके बाद अपनी रूटीन है, मतलब उनके लिए अपने लिए टाइम नहीं है। यार लाइफ एक्चुअली इतनी फास्ट हो गई है कि अब मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ लोग इतने मजबूर होते हैं कि उनको वाकई अपने लिए वक्त नहीं मिलता। ये सिर्फ हम लोगों की एक है कि हम कहते हैं उनसे कि यार वक्त निकालो, वक्त निकालो, लेकिन वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो जाती हैं हाउसवाइफ्स जो हैं कि वो नहीं कर पाती, लेकिन उन्हें करना चाहिए। ओके, बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, इरम फ्रॉम दुबई। अस्सलाम वालेकुम इरम, वालेकुम सलाम, क्या कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हो। बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहते हैं इरम? मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि अगर किसी शख्स को ये जानना हो कि उसका दिल बिल्कुल ठीक है तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? इसके बारे में मुझे बताइए। हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो उससे टेस्ट करवाने चाहिए। हाँ, जनरल चेकअप तो होना ही बिल्कुल, चाहिए। हार्ट बिल्कुल ठीक है, हर चीज ठीक है, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? ऑन एयर बताइएगा प्लीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल का इरम। जी सर। बहुत अच्छा सवाल है। इसके बारे में बहुत से लोगों के बहुत से ख्याल आते हैं, बट जनरली जो हम लोग सोचते हैं कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको कोई टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप परेशान होंगे उतना आपको हार्ट डिजीज होने के चांस बढ़ेगा। सो इफ यू हैव नो प्रॉब्लम्स, आई डोंट थिंक यू शुड गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। सिम्टम्स आप बता सकते हैं कि सिम्टम्स जो हैं वो क्या होने चाहिए जिसकी वजह से आप टेस्ट करवा सकते हैं? जी, सांस फूलना एक सिम्टम हो सकती है जो कि वाल्व की बीमारी की है। चलते हुए, एक्सरसाइज करते हुए भारीपना होना, यहाँ पे कोई कंस्ट्रिक्शन सी फीलिंग होना, ठीक है, पेन होना जो कि रेडिएट करे लेफ्ट आर्म में, जॉ में रेडिएट करे या बैक पे रेडिएट करे। इसके साथ साथ स्वेटिंग अगर होती है तो ये हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। ठीक है, आप वॉमिटिंग अगर आपको हो रही है तो ये सब बेसिकली सिम्टम्स है। बट ये सब कहने के बावजूद बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है विदाउट एनी सिम्टम्स। तो वो बाद में पता चलता है थ्रू ब्लड टेस्ट और थ्रू द ईसीजी कि इनको हार्ट अटैक हो गया है, बट सिम्टम्स कुछ नहीं होते। जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे बहुत से एग्जीक्यूटिव चेकअप्स होते हैं बेसिकली जो कि आप अगर करवा लें तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा। अब तो बहुत से नॉन इन्वेसिव टेस्ट आ गए हैं, सीटी एंजियोग्राम आ गया है। ठीक है, इट्स अ बिट ऑफ अ कॉस्टली टेस्ट, बट कम से कम वो आपको बता देता है कि जनरली आपकी कोरोनरी आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर आप एकोकार्डियोग्राम करवा लें तो आपके हार्ट के फंक्शन के बारे में पता चल जाता है और वैल्वुलर डिजीज के बारे में पता चल जाता है, और ये भी पता चलता है कि कोई सुराख वगैरह तो है कि नहीं डिफरेंट चेम्बर्स के हिसाब से। जो है आपसे इजाजत लेना है, चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है, हेल्दी हार्ट के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं? हेल्दी हार्ट के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं? डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फैट्स नहीं लेने चाहिए आपको। आफ्टर द एज ऑफ 40 बीफ नहीं लेनी चाहिए, एग्स नहीं लेने चाहिए आपको। ठीक है, हेल्दी ये जो फास्ट फूड्स हैं बेसिकली यू शुड ट्राई एंड अवॉइड दीज। ठीक है, फिजी ड्रिंक्स जो हैं वो कम से कम आप लें।
ओके ठीक है, और आप एक्सरसाइज करें. बेसिकली यू शुड बी वॉकिंग एटलीस्ट 5 kilometers a day. Anybody over 40 should be walking 5 kilometers a day. Okay. And anybody who walks 5 kilometers a day is taking the best possible prevention against heart disease. Okay, right. Thank you. आप अपना शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें और अपना वेट कंट्रोल करें. And you are doing whatever you can. इसके बावजूद अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, Then consult the doctor. बहुत Then you शुक्रिया can't सर, help बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. शुक्रिया. और इसी के साथ जो है प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद.